एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोट्स बाय एके। आज हम स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ह्यूमन बिहेवियर। इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन द एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड एजुकेशन एम्स एट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। जैसे कि टीचर को पढ़ाने से पहले ये इन बातों का पता होना चाहिए कि हर बच्चे अलग तरीके से बिहेव करते हैं, क्योंकि हर बच्चे डिफरेंट है। कुछ जल्दी सीखते हैं, कुछ स्लोली सीखते हैं, कुछ शाई होते हैं और कुछ बहुत एक्टिव होते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करता है टीचर्स को स्टूडेंट का बिहेवियर समझने में। नेक्स्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट स्टडीज द प्रिंसिपल्स गवर्निंग ग्रोथ एंड डेवलप। तो बच्चे हर समय एक समान नहीं होते। जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, जैसे उनका माइंड ग्रो करता है, उनकी बॉडी ग्रो करती है, उनके इमोशंस बदलते हैं, थिंकिंग भी बदल जाती है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करता है टीचर्स को ये जानने में कि बच्चे कैसे ग्रो करते हैं, वो अलग अलग एज में क्या सीखते हैं, और बच्चों को उनके एज के हिसाब से कैसे पढ़ाया जाए। ये सब हम देखते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी में। Next point is the learner. The subject matter of educational psychology is knitted around the learner. Therefore, the need of knowing the learner and the techniques of knowing him well. The topics include the innate abilities and capacities of the individuals, individual differences and their measurements, as well as unconscious and conscious behavior of the learner. The characteristic of his growth and development and each stage beginning from childhood to adulthood. एजुकेशन साइकोलॉजी का मेन सब्जेक्ट मैटर है लर्नर। एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम लर्नर के बारे जानते हैं, उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे पढ़ते हैं। जैसे कि हर स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ जल्दी लर्न करते हैं, कुछ स्लोली लर्न करते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ क्रिएटिव होते हैं, कुछ को बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करता है टीचर्स को ये जानने में कि स्टूडेंट्स के बीच के डिफरेंसेस क्या है, हर एक बच्चा अलग क्यों है, उसमें क्या अलग क्षमता है। नेक्स्ट इज द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। Education psychology help in deciding what learning experience are desirable at what stage of the growth and development of the learner, so that these experiences can be acquired with a great ease and satisfaction. तो लर्निंग कब बेटर होती है? जब बच्चे उसको एंजॉय करें। तो एजुकेशन साइकोलॉजी टीचर को ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि बच्चों को क्या सीखना चाहिए, कब सीखना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए। और ज़्यादातर टीचर्स को एक्टिविटीज़ का यूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स एज, ताकि वो इजी हो सके उनके लिए कुछ भी चीज़ें सीखना और इंटरेस्टिंग बने और उनका लर्निंग एक्सपीरियंस गुड रहे। नेक्स्ट इज द लर्निंग प्रोसेस। After knowing the learner and deciding what learning experiences are to be provided, educational psychology moves on to the laws, principles, and theories of learning. Other items in the learning process are remembering and forgetting, perceiving, concept formation, thinking and reasoning, problem solving, transfer of learning, ways and means of effective learning, etc. लर्नर और लर्निंग एक्सपीरियंसेस को जानने के बाद एजुकेशन साइकोलॉजी मूव करता है लर्निंग प्रोसेस पे, जिसमें आती हैं चीज़ें रिमेंबरिंग एंड फॉरगेटिंग। रिमेंबरिंग का मतलब है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम स्टोर करके रखते हैं अपने माइंड में और उसको हम रिकॉल करते हैं जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट रिमेंबर्स मल्टीप्लिकेशन टेबल्स ड्यूरिंग एन एग्जाम, जो उसने पहले याद किए हैं। नेक्स्ट इज फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग मीन्स जब हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं चीज़ें जो हमने पहले सीखी हैं या पढ़ी हैं। भी नो थिंकिंग मीन्स कुछ भी सोचना। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का मतलब होता है जैसे कि कोई बच्चा है, वो एक बर्ड को देखता है और उसका कॉन्सेप्ट जानता है कि बर्ड ऐसे होते हैं, बर्ड्स का टाइप्स ऐसा है, बर्ड के अंदर ये बर्ड आती हैं। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इसी को कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है कि किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन का सोल्यूशन फाइंड करना बाय यूजिंग योर ओन नॉलेज, that is known as problem solving. Next is transfer of learning. Actually transfer of learning का मतलब ये होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल
किसी बच्चे ने इंग्लिश ग्रामर सीखा, इंग्लिश क्लासेस की, इंग्लिश ग्रामर सीखा और फिर उसको एस्से लिखने में यूज किया, उसका एप्लीकेशन वहां हुआ जब उसने एस्से लिखा। तो यहाँ से ये क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अगर वो ग्रामर नहीं सीखेगा तो वो एस्से लिखने में अनेबल होगा, वो नहीं लिख पाएगा एस्से। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम कि वो एस्से लिख पाए क्योंकि उसको ग्रामर का रूल्स ही नहीं पता होगा। Next is learning situation or environment. Here we deal with the environmental factors and learning situations which come midway between the learner and the teacher. Topics like classroom climate and group dynamics, techniques and practice, guidance and counseling, etc. तो एक अच्छा क्लासरूम एनवायरनमेंट जो होता है वो बच्चों को सीखने में बहुत मदद करता है। एजुकेशन साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं क्लासरूम एटमॉस्फेयर के बारे, टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप के बारे, ग्रुप एक्टिविटीज, गाइडेंस, काउंसलिंग और टीचिंग मेथड्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस। In all fields of activity, when judgment used to be made, evaluation plays an important role. Even when we want to cross the road, we make a judgment whether it is safe to cross the road. Effectiveness of learning process always depends on the evaluation as it gives the knowledge of result, which helps the learner as well as the teacher to modify or correct oneself. Knowing the learner, acquiring the essential skill, and teaching and evaluation are the focal points in the study of educational psychology. Evaluation का मतलब होता है स्टूडेंट्स ने क्या सीखा इसको चेक कर। टीचर्स यूज करते हैं जैसे टेस्ट हो गया, असाइनमेंट्स हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया और क्वेश्चंस पूछ करके ये इवैल्यूएट करते हैं कि बच्चों ने लेसन को अच्छे से समझा या नहीं, वो क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। फिर टीचिंग मेथड्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए जिससे बच्चे और अच्छे से समझ पाए लेसन को। तो दीज आर ऑल इंक्लूड इन इवैल्यूएशन ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंस। इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट एवरी इंडिविजुअल डिफर्स फ्रॉम एवरी अदर इंडिविजुअल। कोई भी दो इंसान एक जैसे एकदम नहीं हो सकते, वो जरूर डिफर करेंगे कुछ चीजों में, जैसे या तो इंटेलिजेंस पे, इंटरेस्ट पे, या एबिलिटी, पर्सनालिटी या लर्निंग स्पीड पे। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स को ये सिखाता है कि वो इन्हीं बेसिस पे, इन्हीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पे बच्चों को टास्क दे, उनको मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए। एंड लास्ट पॉइंट इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग। Education is nothing by providing guidance and counseling required for the proper development of the child. तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर या करियर को लेकर या पर्सनल लाइफ को भी लेकर। तो टीचर्स ये वो होते हैं जो उनको गाइड करते हैं और एडवाइस देते हैं ताकि वो गुड डिसीजंस ले पाएं और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं। We'll see importance of education psychology. First is individualized learning. Educational psychology helps identify and address the unique learning needs and abilities of children. It gives educators knowledge about cognitive, social, emotional, and behavioral process. This promotes personalized and effective learning experiences. Individualized learning का मतलब ये होता है कि बच्चे जो हैं अपने needs, एबिलिटीज, इंटरेस्ट और अपनी लर्निंग स्पीड के हिसाब से उनको सिखाया जाए, उनको पढ़ाया जाए, क्योंकि हर एक बच्चा डिफरेंट होता है तो एक ही टीचिंग मेथड सबके लिए सूट नहीं कर सकता। अब जैसे फॉर एग्जांपल राहुल कोई एक लड़का है जो मैथ्स में अच्छा है पर उसको इंग्लिश में बहुत दिक्कत होती है, वहीं प्रिया एक लड़की है जो इंग्लिश में बहुत अच्छी है और बट उसको मैथ्स में क्या होती है कि बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, वो उसको ज्यादा टाइम चाहिए होता है मैथ्स को समझने में। तो एक अच्छा टीचर क्या करेगा, राहुल को एक्स्ट्रा इंग्लिश प्रैक्टिस देगा और रिया को एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स सपोर्ट मिले। तो इसी को कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 2, एनहेंसिंग टीचिंग प्रैक्टिसेस। बाय अप्लाइंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड रिसर्च फाइंडिंग्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी इन्फॉर्म्स एंड इम्प्रूव्स टीचिंग प्रैक्टिसेस। सो एनहेंसिंग टीचिंग प्रैक्टिस का मतलब ही यही है कि जो टीचर्स मेथड्स और टेक्निक्स यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाने में, उसको इम्प्रूव किया जाए ताकि बच्चे और अच्छी तरीके से सीख सके। सिर्फ एक ही लेक्चर मेथड को ना यूज किया जाए, टीचर्स को एक्टिविटीज यूज करनी चाहिए सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, डिस्कशंस करने चाहिए क्लास पे, डेमोन्स्ट्रेशंस होने चाहिए। मीन्स
शो करके पिक्चर वाइज या कोई भी चीजों को दिखा कर, रियल ऑब्जेक्ट्स को शो करके बच्चों को समझाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे साइंस की क्लास में बहुत बोर हो रहे हैं तो टीचर को एक सिंपल एक्सपेरिमेंट लेके बच्चों को दिखाना चाहिए, ना कि सिर्फ बुक से एक्सप्लेन करते रहना चाहिए। क्योंकि बच्चे अगर एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो बच्चे और चीजें सीखेंगे, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इस तरीके से बच्चे जो देख करके सीखेंगे वो उनको, हो सकता है कुछ बच्चों को लाइफ टाइम याद रहे, कुछ बच्चों को ऐसा याद रहे कि वो आसानी से उसको आंसर्स बना करके भी लिख सके खुद से। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Next point is motivation and engagement. Understanding motivational factors is vital in promoting children's engagement and active participation in learning. Educational psychology explored theories and strategies to enhance intrinsic motivation, promote a growth mindset, and foster a love for learning. तो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं तब जब वो इंटरेस्टेड होते हैं किसी चीज़ पे या वो मोटिवेटेड होते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करता है टीचर को ये समझने में कि बच्चे को कैसे एनकरेज किया जाए कोई भी चीज़ सीखने के लिए और कैसे उनका इंटरेस्ट को बनाए रखें। तो टीचर्स बच्चों को मोटिवेट कर सकती है उनका एफर्ट्स को अप्रिशिएट करके, उन्हें रिवॉर्ड्स या प्रेज दे सकती हैं, लेसन को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, लेसन्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करना चाहिए ताकि बच्चे इंटरेस्ट ले। जब स्टूडेंट्स मोटिवेटेड होते हैं तो वो क्या करते हैं कि क्लास पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं क्लास पे, वो एक्टिवली एंगेज रहते हैं, क्वेश्चंस पूछेंगे, वो खुद क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो वो एकदम कॉन्फिडेंटली होके वो क्लास में चीज़ों को सीखते हैं। तो टीचर्स को हमेशा बच्चों को प्रेज करना चाहिए। अगर उनसे कुछ गलतियां भी हो जाए तो उनको बहुत ज़्यादा हार्शली पनिश नहीं करना है, ताकि इसके उनको मोटिवेट करना है ताकि वो आगे चल के अच्छे से चीजें सीख सके। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन. Learning in education psychology contributes to the development of fair and effective assessment practices. So assessment and evaluation का मतलब होता है चेक करना कि बच्चों ने क्या सीखा है जो टीचर ने उन्हें पढ़ाया है इससे। तो इसके लिए इवैल्यूएशन होता है। फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट टेस्ट के बाद टीचर हमेशा नोटिस करते हैं कि किस बच्चे ने क्लास में कम स्कोर किया है, किस बच्चे ने ज़्यादा स्कोर किया है। तो इससे क्या होता है कि टीचर को समझ में आ जाता है कि किस बच्चे को किस चैप्टर में प्रॉब्लम है। अगर मैक्सिमम ऑफ नंबर्स बच्चों को प्रॉब्लम होते हैं तो टीचर वापस से वो चैप्टर को पढ़ाती हैं अलग मेथड से। सो दिस इज असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन. नाउ नेक्स्ट इज पेरेंट एंड फैमिली सपोर्ट. It helps parents understand their child's learning style, developmental milestone, and effective parental strategies. So, parent और family का support जो है वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के development के लिए. As we can say कि parents are the child's first teachers. Parents जो होते हैं वो बच्चों के पहले गुरु, पहले शिक्षक होते हैं. घर से ही बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है. तो parent हमेशा support करनी चाहिए अपने बच्चों को. इससे बच्चे और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखते हैं और उनका स्कूल में भी परफॉर्मेंस जो होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है.